खबर। स्वागत है आपका। अब बात गुजरात विधानसभा के मणिनगर चुनाव क्षेत्र की। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव के लिए मणिनगर सीट से नामांकन दाखिल कर चुके हैं। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने निलंबित आईपीएस संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट को मोदी के खिलाफ मणिनगर सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद मोदी सरकार की काफी किरकिरी भी हुई थी। ये पुलिस अधिकारी आईपीएस सर्विस में है और वो जो लगातार मोदी के खिलाफ एक हेड कैंपेन चलाए हैं, इसके कर्ता धर्ता कांग्रेस है। आज कांग्रेस बेनकाब हो गई, क्योंकि आज उनकी पत्नी जब कांग्रेस की कैंडिडेट बन गई तो साफ हो गया कि संजीव भट्ट के पीछे कौन ताकत काम कर रहे हैं और कांग्रेस का कैसे ये डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट है, कैसे ये षड्यंत्र है कि गुजरात को बदनाम करने का लगातार 10 साल जो प्रयास कांग्रेस ने किया है, ये गुजरात को बदनाम करने का प्रयास में ही संजीव भट्ट उसमें थे और लगातार रहे हैं और इसके पीछे कांग्रेस थी। आज कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हुई है गुजराती मतदाताओं के सामने। ये तो कांग्रेस का प्रश्न है। अभी कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा रहने की हिम्मत नहीं कर रहा है या कांग्रेस प्रयोग करना चाहती है, ये कांग्रेस का विषय है। नरेंद्र मोदी के सामने तो प्रधानमंत्री भी आगे खड़े रह जाएंगे ना, तो भी डिपॉजिट बचाना मुश्किल होगा, ये भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है। संजीव भट्ट कोई संघर्ष नहीं कर रहे हैं, वो इनफैक्ट एक पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब हमने प्रश्न किया तो हमसे कहा गया कि आप कैसे संजीव भट्ट की इंटेग्रिटी पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। हमने सवाल किया था कि क्यों संजीव भट्ट को ब्लैकबेरी मिल रहा है कांग्रेस के नेताओं द्वारा, क्यों संजीव भट्ट कांग्रेस के नेताओं को कई जिलों में सद्भावना मिशन के वक्त नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने का आदेश दे रहे हैं और कांग्रेस के नेता उस आदेश को स्वीकार भी कर रहे हैं। आज जो सवाल हमने किए उसकी पुष्टि हो गई कि संजीव भट्ट ने जो लड़ाई लड़ी वो कांग्रेस के पक्ष से लड़ी और ये एक पॉलिटिकल लड़ाई थी। और चूंकि कांग्रेस और संजीव भट्ट दोनों लीगल लड़ाई कोर्ट में हार चुके हैं, इसीलिए अब वो पॉलिटिकल एक मैदान में आगे आने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो जनता के मन में शंका थी कि संजीव भट्ट क्या कांग्रेस के पक्ष से लड़ रहे हैं, आज वो शंका दूर हो चुकी है और आज ये साबित हो चुका है कि संजीव भट्ट कांग्रेस के ही नुमाइंदे थे और कांग्रेस के पक्ष से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने सार्वजनिक जीवन में बर्दाश्त किया है अत्याचार, जोर जबरदस्ती, इमोशनल ब्लैकमेल, तो वो तो बहुत सक्षम कैंडिडेट साबित होंगे। उन्होंने सही मायने में नजदीकी से देखा है कि किस तरह से जो लोग सच का रास्ता अपनाते हैं गुजरात में, उनके साथ किस तरह का व्यवहार प्रशासन और मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाता है। हल्केपन में और खुलेआम जो दिल में आए वो कहें, ये किसी को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए और ना श्री मोदी को। तो आपने सुना, आरोपों और दावों का एक अलग माहौल चल रहा है। अब बात करते हैं फिर से एक बार गुजरात विधानसभा चुनाव की। बीजेपी ने एक भी मुस्लिम चेहरे को पार्टी का टिकट नहीं दिया है, जबकि पार्टी 182 में से 181 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के सद्भावना मिशन पर अब सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पार्टी का दावा है कि वो धर्म के आधार पर नहीं, जीतने की संभावनाओं को देखते हुए टिकट देती है। पर सद्भावना यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 1 साल से अपनी छवि को बदलने का मिशन भी चला रहे थे। लेकिन आज जब मसला चुनाव का आया तो मोदी ने सिर्फ दिमाग से काम लिया। 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा के लिए घोषित 181 बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है, जबकि गुजरात की 9.1% आबादी मुसलमानों की है। जीतने वालों को टिकट दिया गया। हम जात और धर्म के नाम पर टिकट नहीं बांटते। हम अन्य पार्टियों से अलग हैं, पार्टी विद डिफरेंस है। हम जात और धर्म के नाम पर सियासत नहीं करते। अगर हमारे लिए सरकार बनाना महत्वपूर्ण है, हिंदू मुस्लिम चेहरे बीजेपी में नहीं होते, यहाँ पार्टी के चेहरे होते हैं।
और हम सब मिलकर गुजरात जीतेंगे। हम पार्टी में ये जानते हैं कि श्री अमित शाह निर्दोष हैं। उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं वो सब राजनीति से प्रेरित हैं, और अगर आरोपों के आधार पर, और विशेषकर वो आरोप जो राजनीति के आधार पर लगाए गए हैं, अगर इस आधार पर लोगों की टिकट का निर्णय होना होगा तो कांग्रेस के कम से कम 50% लोगों को किसी चुनाव में कोई टिकट नहीं दिया जा सकेगा। श्री अमित शाह पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, एक अच्छे नागरिक हैं, एक अच्छे नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी को गर्व है कि उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। तो आपने सुना, राजनीति जारी है गुजरात में। अब बात करते हैं दिल्ली की। सरकार भले ही एफडीआई पर राज्यसभा और लोकसभा में बहस के लिए तैयार हो गई है, लेकिन एफडीआई पर समाजवादी पार्टी का रवैया किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है। खबर है कि लोकसभा में एफडीआई के मुद्दे पर सरकार का साथ देने वाली एसपी राज्यसभा में सरकार के खिलाफ वोट दे सकती है। अब इस पूरे मामले में एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा, आइए देखते हैं। वो जो सदनी बैठक हुई है, जो हमारी तरफ से जो प्रतिनिधि भेजे गए थे, उन्होंने स्पष्ट कहा इस पर गंभीर रूप से चर्चा होनी चाहिए। पार्टी का स्टैंड तो ये है, पार्टी के स्टैंड राजनीति में कब क्या करना पड़ेगा कि पहले से भविष्यवाणी थोड़ी की जाती है। मौका देखा जाएगा, क्या करना चाहिए उसे फैसला करने का। जहाँ तक एफडीआई का सवाल है, उसके लिए समाजवादी पार्टी को जोर विरोध कर रही है। तो आपने मुलायम सिंह यादव को सुना। अब सुनते हैं मायावती को। संसद में प्रमोशन के आरक्षण का मुद्दा उठाया गया। राज्यसभा में 117वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा होनी थी। इस पर मायावती ने क्या कहा, आइए देखते हैं। SC/ST वर्गों के लोगों को प्रमोशन में जो आरक्षण मिल रहा है ये कोई नया नहीं है। तो जब से संविधान लागू हुआ तभी से ये मिल रहा है, बरसों से मिल रहा है। ये बीच में कुछ अड़चने पैदा हुई है, तो उसको लेकर एक बार नहीं कई बार पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट हुए हैं। तो उसी श्रृंखला में ये फिर अड़चन पैदा होगी है, तो ये अमेंडमेंट विधेयक है, ये कोई नया नहीं है। प्रमोशन में आरक्षण बरसों से इन लोगों को मिलते आ रहा है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।